नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन मौजूद हूं स्टूडियो में, और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कमेंट्रेटर और खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी सुनने वालों को, और नवीन आपको भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन और दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज की बैठक में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला होने की संभावना। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल सुविधा केंद्रों का नाम प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जमशेदपुर को हराया। अब से कुछ देर बाद गोवा का मुकाबला एटीके मोहन बगान से। कुलविंदर, ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। डेविड वार्नर 20 और मार्क हैरिस 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले भारत की टीम अपनी पहली पारी में 369 रन बनाकर आउट हो गई थी। हालांकि आज के मैच में बहुत से रिकॉर्ड बने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि आज दिन भर में ब्रिस्बेन के पिच पर क्या हुआ। पुष्पलता की रिपोर्ट के साथ। भारतीय टीम ने आज तीसरे दिन 2 विकेट पर 62 रन से आगे खेलना शुरू किया। एक समय टीम ने 186 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने भारतीय पारी को संभाला और रिकॉर्ड साझेदारी की। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 217 बॉल पर 123 रन की पार्टनरशिप की। शार्दुल ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया, वहीं सुंदर ने भी अपने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया में शतकीय साझेदारी करने वाली ये भारत की चौथी जोड़ी है। मिचेल स्टार्क ने वॉशिंगटन सुंदर को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच कराया। वे 62 रन बनाकर आउट हुए। नवदीप सैनी को हेजलवुड ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच कराया। जोश हेजलवुड ने मोहम्मद सिराज को आउट कर भारतीय पारी को समेट दिया। सिराज 13 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेजलवुड ने 5 विकेट लिए। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज को आउट किया, जबकि कमिंस और स्टार को 2-2 विकेट मिले। नाथन लियोन ने 1 विकेट लिया। हेजलवुड ने पंत को आउट कर टीम इंडिया को 6वां झटका दिया। पंत का कैच कैमरून ग्रीन ने लिया। वे 23 रन बनाकर आउट हुए। लंच के बाद पहले ही ओवर में हेजलवुड ने मयंक अग्रवाल को स्मिथ के हाथों कैच कराया था। वे 38 रन बनाकर आउट हुए। वहीं स्टार्क ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैथ्यू वेड के हाथों कैच कराया। वे 37 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे और मयंक ने चौथे विकेट के लिए 97 गेंद पर 39 रन की पार्टनरशिप की। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर, मैच का तीसरा दिन आज खत्म हुआ है। अब 2 दिन बचे हैं। 369 और 21 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है और भारत ने बहुत अच्छा पीछा किया, 336 रन बनाए। अब मैच किस ओर मुड़ने वाला है? देखिए नवीन, सबसे बड़ी बात है कि कल शाम को जब तीसरा सत्र नहीं हुआ तो बारिश की वजह से मैच आधा घंटा पहले भी शुरू हुआ और आधा घंटा बाद भी चला। कल भी ऐसा ही होगा, परसों भी ऐसा होगा पैकअप करने के लिए। और कोई सोच नहीं सकता था कि जब भारत के 186 पर 6 हो गए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 100, 150, 200 की लीड लेके भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा। एक यहां जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसने कितने रन बनाए हम इस पे नहीं जाएंगे, सब आपने रिपोर्ट में सुना ही हमारे सुनने वालों ने जी। लेकिन एक गिल को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को अच्छा स्टार्ट मिला था जी। अच्छे स्टार्ट को अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाते अर्धशतक या शतक में, और आपके पास इतना अनुभव है, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा हो, मयंक अग्रवाल हो, इसके अलावा आप रहाणे हैं और कोई भी खिलाड़ी, उनको जिनको मौका मिला है, आपको ये मौका मिले तो आप इसको बदलिए। और पंत भी देखिए, पंत आउट हुए 23 रन बनाकर। पंत के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पंत दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जी पिछले 10 पारियों में 25 से ज्यादा रन बनाए। ये 11वीं पारी है जबकि वो सिर्फ 23 रन बना सके जी। और इसमें ये 7-8 पारियां पिछले सीरीज की थी 2018 में जब उन्होंने डेब्यू किया था 18-19 में, और बाकी इस बार की है। तो पंत अपने स्टाइल से खेलते हैं, लेकिन आज जितनी तारीफ की जाए डेब्यूटेंट सुंदर के, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दबकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहा है और ऐसे ऐसे तेज गेंदबाज जो कि बाउंसर मारने में माहिर हैं, उनकी गेंदों को उन्होंने धूमिल किया। और इसके अलावा अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे नेथन लॉयन, सबका प्रेशर था, लेकिन जिस तरीके से 123 रन की साझेदारी हुई 216 गेंदों पर, ये शार्दुल ठाकुर
और वाशिंगटन सुंदर के बीच में काबिल तारीफ है। कुलविंदर, इस साझेदारी में हमें भारतीय बैट्समैन की तारीफ करनी होगी या हमें यह कहना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे वो हमारे जो बैटिंग के जो पुछल्ले बल्लेबाज थे, जिन्हें हम टेलेंडर्स कहते हैं, उन्हें बहुत ही गलत तरह की सी बॉल राइडर, अगर आप मैच देख रहे थे, उन्होंने बहुत सी बॉलें या तो बाउंसर्स डाली हैं या फिर ऑफ स्टंप या लेग स्टंप के बाहर करी हैं, जिनसे इन दोनों खिलाड़ियों को बहुत फायदा हुआ। देखिए, इस मामले में मैं बल्लेबाजों से श्रेय नहीं छीनना चाहूंगा। बहुत कलात्मक शॉट लगाए, बहुत ढंग से खेले, जिस गेंद को छोड़ना चाहिए था उस गेंद को छोड़ा और जिस गेंद को खेलना चाहिए था उस पर चौके और छक्के भी लगाए। तो आप शार्दुल ठाकुर को देख लीजिए, आईपीएल में भी उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आते ही छक्के लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि बल्लेबाजों से श्रेय हम नहीं ले सकते, गेंदबाजी की तो कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं, जब टेलेंडर आ जाते हैं, ये टेलेंडर नहीं थे, ये मिडिल ऑर्डर टेलेंडर थे। मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद गेंदबाज शुरू होते। एक नया शब्द आज इस चर्चा से निकल कर आया है, मिडिल ऑर्डर टेलेंडर। जी बिल्कुल, और ये जोड़ी ऐसे बनी। तो उसमें सबसे बड़ी बात है, जब ये तेज गेंदबाज पुछल्ले बल्लेबाज आते हैं, वो भारत के अभी तक की सीरीज में कोई ज्यादा अच्छा नहीं कर सके जितना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने किया है। दूसरी बात, बाउंसर मारते हैं, शॉर्ट पिच गेंदें डालते हैं, जैसे जोड़ी टूटी उसके बाद दबाव डाला और दबाव में आए खिलाड़ी। लेकिन जो गेंदबाज आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, जब ऊपर के 5 बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, अपनी शानदार शुरुआत को तब्दील नहीं कर पाए, तो फिर आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी बात, गेंदबाजों को उन बाउंसरों से अपने आप को बचाना भी है, क्योंकि उनको थोड़ी देर बाद गेंदबाजी भी करनी है। तो वो घायल हो जाए। भारतीय टीम तो पहले ही बहुत मुश्किल में, आपको पता, कोई ऐसा एक पूरी टीम घायल होकर बाहर बैठी है। इनमें से भी अगर भारत जोखिम अब नहीं उठा सकता, कोई एक आधा गेंदबाज और चोट खा के बाहर आ जाए, तो मैं समझता हूं कि इस जोड़ी ने जो 123 रन बनाए, कमाल कर दिया, उम्मीद नहीं थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना जरूरी है। भारत अगर ड्रॉ भी खेल जाता है, चाहे बारिश की वजह से चाहे इस वजह से, रबर भारत के पास रहेगा। एक और, यहां खिलाड़ियों ने बता दिया, पूरी सीरीज में जितने टेस्ट मैच के लिए खिलाड़ी चुने गए थे, उसमें केवल एक कुलदीप यादव रह गए जिनको मौका नहीं मिला, बाकी सबको मौका मिला। और जिसको मौका मिला, दोनों हाथों से उन्होंने ग्रैब किया है। अब सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली है भारतीय राष्ट्रीय चयनकर्ता चेतन शर्मा और उसकी टीम के सामने। जब इंग्लैंड की टीम भारत आ रही है, तो इसमें से किसको छोड़े और किसको ले। इतने ज्यादा ऑप्शन हो गए भारत के पास कि आप जिसको मौका मिला उसने मौके का फायदा उठाया। जो बाहर गए, पृथ्वी शाह को अभी सोचना नहीं चाहिए। भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है, हालांकि बीसीसीआई बहुत दुविधा में पड़ जाएगी। कुलविंदर, हम आपके माध्यम से एक ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो टेस्ट सीरीज हो रही है, इसमें जीत और हार का टेस्ट चैंपियनशिप पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसका आप जीत और हार का, भारत अगर जीत जाता है शायद थोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। भारत अगर जीत भी जाता है तो बिल्कुल करीब पहुंचेगा, लेकिन भारत तीसरे नंबर पर ही रहेगा, क्योंकि भारत ने शुरुआत में कमजोर टीमों के खिलाफ खेल खेल के अंक हासिल किए। न्यूजीलैंड उस वक्त मुश्किल टीमों से खेला, अब न्यूजीलैंड आसान टीमों के साथ खेलकर वो ऊपर आ गया है और अपने घर पर खेला है। तो भारत को जोर लगाना होगा, इसको जीतना होगा, और ये बिल्कुल नजदीकी मामला रहेगा। उसके बाद जो इंग्लैंड आ रहा है भारत, उसमें भारत को अपनी सारी कमियों को कैलकुलेट करना होगा। कुलविंदर, आज जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत हुई तो हमें देखने को मिला कि डेविड वार्नर ने स्टांस नहीं लिया, वो रनिंग साइड पर थे, और जो स्टांस लिया था वो दूसरे खिलाड़ी ने लिया। शायद वो सिराज से डर गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, सिराज से डर गए थे। और डेविड वार्नर को पता है, इस पूरी सीरीज में उन्होंने जब जितने मौके मिले हैं, ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। शुरू में स्मिथ नहीं कर पाए थे, बाद में उन्होंने एक शतक बना लिया। अब डेविड वार्नर भी अपनी फॉर्म को वापस पाना चाहते हैं, इसलिए स्टांस उन्होंने लिया और तेज रन आपको याद है वार्नर ने बनाए। और मैं समझता हूं कि कल अगर आते ही, एक तो 2 दिन जो बारिश की संभावना भी बीच बीच में है, तो ये भी खलल डालेगी। ये मैं समझता हूं कि बारिश की जो बात है, ये भारत के तो पक्ष में कही जानी चाहिए। अगर टेस्ट में ड्रॉ रहता, भारत के पास रबर रह जाएगी। वाशिंगटन सुंदर 62 रन, शार्दुल ठाकुर 67 रन, और अब गेंद उनके हाथ में होगी। देखिए, एक बात और बताऊंगी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर का। ये नहीं कि उन्होंने तुक्के में रन बना लिए, उन्होंने 14 ओवर पुरानी गेंद खेली, उसके बाद 22-23 ओवर नई गेंद पर उन्होंने प्रहार किए, यानी कि उसकी चमक को भी उन्होंने कम किया। इसका मतलब बेखौफ होकर खेले पीछे बल्लेबाज। और जो टेलेंडर की प्रॉब्लम है, या मिडिल टेलेंडर कह सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को कुछ कुछ दूर किया। जो खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहे, निश्चित तौर पर उनको डोमेस्टिक में आके कुछ सीखना होगा। कुलविंदर, कल जब मैच शुरू होगा तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय तेज गेंदबाज ही मैच की शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या वाशिंगटन सुंदर को भी कुछ उम्मीदें रखनी होंगी?
बिल्कुल रखनी होंगी। अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं वाशिंगटन सुंदर, और ये अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई है, 3 विकेट भी लिए। शार्दुल ने हाफ सेंचुरी बनाई, 3 विकेट लिए हैं। नटराजन ने भी 3 विकेट लिए। नटराजन आपने आईपीएल में देखा था, लगभग 80 के आसपास उन्होंने यॉर्कर गेंदें डाली थी। तो भारत के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और ये जो खिलाड़ी आए हैं कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। तो ये तीनों ही भारत का दबाव बनाकर रखेंगे, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर स्पिन और नटराजन। लेकिन अगर आज के मैच की बात की जाए, जब दिन के आखिर में जब भारतीय टीम बॉलिंग करने के लिए आई, मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की ओपनिंग की और भारत ने जिस तरह से फील्डिंग का जवाब किया था, वो कहा था कि 4 स्लिप और एक गली के साथ खेल रहे थे, लेकिन बॉल जो थी, जो बॉलिंग जो थी, वो उन्होंने उस तरह से नहीं कर रहे थे जिस तरह की आप फील्डिंग लगा रहे हैं। आपको वैसी गेंदबाजी भी करनी होगी। अक्सर ये होता था कि आपको याद होगा ग्लेन मैकग्रा, वो कभी लेफ्ट साइड में गेंद डालते नहीं थे, एक सीरीज में पूरी ऑफ साइड में उन्होंने डाली। तो मैं समझता हूं कि ये कप्तान की जिम्मेवारी है गेंदबाज को बताना, कम्युनिकेशन गैप ना रहे, उनको कहना कि भैया जिस साइड में हमने फील्डिंग लगा रखी है आप उधर गेंदें डालें ताकि कोई स्निक निकले। आपको याद होगा जिस गेंद पर आज अगर आपने देखा शार्दुल ठाकुर आउट हुए, बेहतरीन गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, और अंदर आई और निश्चित उनका ऑफ स्टंप ले उड़ी। तो वो भी अपने घर पर खेल रहे हैं, तेज गेंदबाज है, उनका भी जो पूरी इज्जत दांव पे लगी हुई थी, तो कितनी राहत महसूस की जब उन्होंने शार्दुल ठाकुर को क्लीन बोल्ड किया। तो कल भारतीय टीम को बहुत आक्रामक फील्डिंग करनी होगी और अपने दोनों पेसर बॉलर को कहना होगा कि उन्हें लाइन टू लाइन बॉलिंग करें। बॉलिंग के अलावा फील्डिंग का ध्यान रखना होगा, कैच नहीं छोड़ने होंगे। अगर आप कैच छोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैच जिताते हैं मैच। नहीं तो लबुशेन तो जिस फॉर्म में है और स्टीव स्मिथ जिस फॉर्म में हम होंगे भारत के लिए। जी, हम आपको चलते चलते ये बता दें कि वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने ब्रिस्बेन में 2020-21 में जो भी 123 रन की पार्टनरशिप की थी, इससे पहले एडिलेड में 1947-1948 की जो सीरीज हुई थी उसमें एच अधिकारी और विजय हजारे ने 132 रन की पार्टनरशिप की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मोहम्मद अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर ने एडिलेड में 1991-92 में 101 रन की साझेदारी की थी, और ये सब साझेदारी थी 7वें विकेट के लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात वाशिंगटन सुंदर ने डेब्यूटेंट ये राहुल द्रविड़, युवराज ऑफ पटियाला, बापू नाडकर्णी, दिलावर सन, विजय मांजरेकर की उस सीरीज में आ गए हैं कि डेब्यू पर उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की आज होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला होने की संभावना है। इस बैठक में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी फैसला हो सकता है। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन पर भी चर्चा होगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली वर्चुअल माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुनते हैं रवि की रिपोर्ट। बीसीसीआई की आज होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें देश में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट शामिल हैं। आज के इस बैठक में रणजी टूर्नामेंट को फरवरी में कराने की संभावना की पुष्टि हो सकती है। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के लिए तैयार 6 बायो बबल तैयार किए गए हैं। रणजी भी इसमें ही कराए जा सकते हैं। इसके लिए भी 5 ग्रुप में 6-6 टीमें और 1 ग्रुप में 8 टीमें हो सकती हैं। 2022 से आईपीएल में 10 टीमें उतरेंगी। इस बैठक में आईपीएल के लिए ज्यादा बड़ी विंडो तैयार करने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी से भी लीग के लिए ज्यादा बड़ी विंडो मांग कर सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 की नीलामी 11 फरवरी को हो सकती है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी 8 फ्रेंचाइजी को 21 जनवरी से पहले रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जमा करने को कहा है। काउंसिल ने पिछले हफ्ते वर्चुअल मीटिंग के जरिए इस पर बात की थी। मीटिंग में ट्रेडिंग विंडो को भी ओपन कर दिया गया, जो कि 4 फरवरी को बंद होगा। टूर्नामेंट की तारीख और वेन्यू पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। आईपीएल के लिए पहली पसंद भारत ही है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इसे एक बार फिर यूएई में ही आयोजित किया जा सकता है। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर, आज की इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जैसा रिपोर्ट में कहा गया है। आईपीएल के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आईपीएल का मुझे तो उम्मीद है कि शायद भारत में ही हो, क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है और अब इतना घबराना नहीं चाहिए। इतनी क्रिकेट हो रही है, जब तक वैक्सीन नहीं आई थी बायो बबल करके, तो आप कर सकते हैं। और अगले सत्र में 2 टीमें और बढ़ेंगी, तो ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी दुनिया में इस वक्त रिचेस्ट आईपीएल लीग है, और ये सबसे पहले 2008 में शुरू थे, बाद में सबने इसको अनुसरण किया। और कोरोना के जैसे काल में भी, जबकि सब तरफ खेल बंद थे, लेकिन हमने आईपीएल को नहीं बंद होने, और शानदार तरीके से हुआ जो यूएई में हुआ। मैं समझता हूं कि अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इनकम उस सत्र में हुई, और मैं समझता हूं कि सभी की निगाहें रहती है खिलाड़ियों की, ब्रॉडकास्टर की, आईपीएल के ऊपर। खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के आगामी और आधुनिक स्वरूप पाने वाले खेल सुविधा केंद्रों के नाम देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिन्होंने भारतीय खेल में योगदान दिया है।
पहले चरण में लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE में नवनिर्मित वातानुकूलित कुश्ती हॉल और तरणताल, भोपाल में NCOE में 100 बिस्तरों के हॉस्टल और सोनीपत में बहुउद्देशीय हॉल और लड़कियों के हॉस्टल के नाम स्थानीय खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाएंगे। इस अवसर पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश में खेल संस्कृति के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे खिलाड़ियों को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। कुलविंदर, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जिन खिलाड़ियों ने भारतीय खेल जगत में योगदान दिया, हालांकि उस वक्त भारत ने ओलंपिक में 96 में एक पदक जीता था, लैंडर पेस ने, वहां से शुरू हुआ, लेकिन पहले खिलाड़ियों ने जिन्होंने अच्छा काम किया उनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस दौरान आजादी के बाद 40-50 साल तक केवल वही खिलाड़ी हमें याद रह गए जिन्होंने कोई ना कोई पंगा किया या कंट्रोवर्सी में आए, लेकिन जिन्होंने योगदान दिया, हालांकि उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके योगदान को अपना नकार नहीं, कभी नहीं नकार, तो ये सम्मान उनको मिलना चाहिए। जीते जी नहीं मिल पाया, उनके जाने के बाद मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि ये नाम यहां पर जो लिखा गया है क्यों लिखा गया है। और आजकल तो आप जानते हैं गूगल है, सर्च होती है, पता लग जाता है क्या है। और कुलविंदर, ऐसे बहुत से स्थानीय खिलाड़ी हैं जो हालांकि उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत अच्छे खेल खेले, नींव के पत्थर बने। राजस्थान का एग्जाम्पल दूंगा, सलीम दुर्रानी, डिमांड जहां आती थी वहां सिक्सर मारते थे। ऐसे हॉकी खिलाड़ियों की बात करें, बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात करें, आपको याद होगा प्रकाश पदुकोणे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने जीता था ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन। इसके अलावा माइकल फुरेरा वर्ल्ड कप जीत के लेके आए थे। हॉकी की बात करें तो जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद को हम नहीं भूल सकते, आप केडी सिंह बाबू को नहीं भूल सकते, आप बलबीर सिंह सीनियर, दादा ध्यानचंद के नाम पे तो है, बलबीर सिंह सीनियर को नहीं भूल सकते। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय खेल जगत को सम्मान दिलाया, और लगातार आप भास्करन के योगदान को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि 1980 में इतने वर्षों के बाद भारत को स्वर्ण पदक वापस दिलाया था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की एक बहुत अच्छी पहल। अब आपको सीधा लिए चलते हैं हम ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के विषय में बताने के लिए। इस वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट कोरोना की वजह से मुश्किलों में पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 8 फरवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट से 22 दिन पहले खिलाड़ियों और स्टाफ को मेलबर्न लाने वाले 2 चार्टर्ड प्लेन में कोरोना के 3 मामले सामने हैं। सुनते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पर दिव्या की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से पहले बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका समेत 47 खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन सभी खिलाड़ियों को अगले 14 दिन तक उनके होटल रूम से निकलने की इजाजत नहीं होगी। 47 खिलाड़ियों के आइसोलेशन में जाने के बाद साल का पहला ग्रैंड स्लैम मुश्किल में पड़ गया है। टूर्नामेंट में 80 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 16 पुरुष और 16 महिला खिलाड़ी सिंगल्स कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। इन खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिनमें 3 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका, उरुग्वे के पाब्लो क्वेवास, मैक्सिको के सैंटियागो गोंजालेज और टेनिस सेंटग्रेन शामिल हैं। इन सभी को अगले 14 दिन तक सख्त क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले मेलबर्न रवाना होने से पहले ब्रिटेन के दिग्गज टेनिस प्लेयर और पूर्व नंबर 1 एंडी मरे और अमेरिका के मेडिसन कीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता मरे फिलहाल अपने घर में आइसोलेटेड हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पार्क में 3 कोर्ट तैयार किए गए हैं, जिसमें रोड लेवर एरेना, मेलबर्न एरेना और मार्गरेट कोर्ट एरेना शामिल है। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर, इस टूर्नामेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार था खेल प्रेमियों को भी और खिलाड़ियों को भी, लेकिन कोरोना का साया इस पे भी मंडरा है। देखिए, साल का ये पहला टूर्नामेंट है, सबको इंतजार रहता है, लेकिन मुझे ये इस बात का थोड़ी संतुष्टि है कि अभी 20 दिन पड़े टूर्नामेंट शुरू होने में, और ये ऐसी प्रॉब्लम्स पहले निकल के सामने आ गई, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आईपीएल में भी यही हुआ था, यूएई में सीएसके के कितने स्टाफ पॉजिटिव पाया गया था, तो अभी से इसको नियंत्रित कर लिया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, ये बड़े मजे से और सही तरीके से हो जाएगा टूर्नामेंट। कुलविंदर को उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट को बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। हालांकि हमारे कमेंट्रेटर कुलविंदर सिंह जी और खेल विशेषज्ञ उम्मीदों से भरे रहते हैं। जब भी आपने इनको कमेंट्री करते हुए सुना होगा, अक्सर ये भारत की जीत की ही बात करते हैं। देखिए, निराश हम कभी नहीं होते, ना करते हैं। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट में आज गोवा का मुकाबला एटी के मोहन बगान से हो रहा है। इससे पहले आज खेले गए एक अन्य मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जमशेदपुर को 2-1 से पराजित किया। अंक तालिका में गोवा 11 मैचों में 5 मैच जीतकर 18 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि एटी के मोहन बगान 10 मैचों में 6 जीत के साथ 20 अंक लेकर दूसरे स्थान पर काबिज है। कुलविंदर, आज के इस अंक में इतना ही। बिल्कुल वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, हम अपनी चर्चा को और बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुभ रात्रि। चलते चलते नजर खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज की बैठक में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना।
भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल सुविधा केंद्रों का नाम प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जमशेदपुर को हराया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।